स्वागत है आपका ओनली यूपीपीसीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इकोनॉमिक्स का, वो है उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की जो निम्नता है उसके क्या क्या रीजंस हैं। बेसिकली यहाँ पर आप तीन रीजन देख रहे हो: तेजी से बढ़ती जनसंख्या, साहसीपन का अभाव, अपर्याप्त अधो संरचनात्मक सुविधाएं। ठीक है, सो इनको इन डिटेल हम देखने वाले हैं, क्या कुछ होता है इसको समझेंगे। देखो, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इसी राज्य की है। फिर भी आप देखो तो प्रति व्यक्ति आय में ये देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। अब इसके तीन कारण जो अभी हमने देखा, सबसे पहला है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप ले लो। सपोज कर लो एक शर्मा परिवार है। ठीक है, तो शर्मा परिवार की जो कुल आय है आप मान लो 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब इस परिवार के कितने सदस्य हैं? मान लो 4 सदस्य हैं। ठीक है, सो हर व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय हो गई वो कितनी हो गई? 25,000 रुपीज। ठीक है, 25,000 रुपए एक व्यक्ति के। अब सपोज कर लो कि अब सदस्य जो है इस परिवार में पड़ गए और सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अब यहाँ पर देखोगे आप तो जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 1 लाख को, तो तकरीबन 12,500 रुपए ये प्रति व्यक्ति आय हो गई। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय घटती चली जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है आप ये समझ ही गए होगे। यूपी भाई इतनी ज्यादा जनसंख्या के साथ में यूपी है, और यूपी की जो इनकम है जब उसको डिवाइड करेंगे हम तो निकल के आएगा प्रति व्यक्ति आय। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो ही जाएगी। अब इसके सॉल्यूशन दो हैं: या तो प्रदेश की जो इनकम है, ठीक है, वो इंक्रीज करें रैपिडली, जनसंख्या से ज्यादा हो, या फिर ये हो कि भैया जनसंख्या वृद्धि दर को जो है कंट्रोल किया जाए। आज की सिनेरियो में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर ये कहीं ज्यादा है इनकम जनरेशन से, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय जो है वो घटती चली जा रही है। दूसरा जो आप देख रहे हो रीजन, वो है साहसीपन। अब साहसीपन का मतलब क्या है? साहसीपन का मतलब ये है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लो आप खुद ही हो। ठीक है, आप पहली चीज क्या प्रेफर करोगे? पहले आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना प्रेफर करोगे, या फिर जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है उसको किसी बिजनेस में लगाओगे? ज्यादातर लोग क्या करेंगे? ये सेकंड ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिस्क है। रिस्क किस बात का? पैसा डूबने का रिस्क। रिस्क इस बात का भी कि भाई सपोर्ट नहीं मिलता है, नॉलेज नहीं मिल पाती प्रॉपर, और अगर आपने कोई बिजनेस शुरू करा तो बिजनेस डूब गया तो वो पैसा आपको क्या होगा? वो पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। इसीलिए ज्यादातर जो यूपी में है, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, हरियाणा की बात कर लो, तो ज्यादातर भागते किसकी तरफ है? आपका सरकारी नौकरी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बनने की जो एक चाहत होती है वो बहुत कम है। रीजन बीइंग कि भैया इतना रिस्क कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि पैसे ऑलरेडी कम है। ठीक है, अब क्यों रिस्क नहीं लेना चाहता यूपी में कोई, मतलब नॉर्मल जो यूथ है, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहला शिक्षा। ठीक है, स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है, सिर्फ डिग्री बेस्ड है। मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट आपने देखे होंगे जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, बट वो तैयारी किसी कर रहे हैं? यूपीपीसीएस की। हाँ, रीजन बीइंग क्या? भैया डिग्री तो उनके पास है, वो बन तो गए इंजीनियर, बट वो स्किल सेट नहीं है कि कहीं वो अपना कोई काम शुरू कर पाए आईटी में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में वो अपना काम शुरू नहीं कर सकते। पैसे का अभाव है, स्किल सेट नहीं है। लोन अगर लेने भी जाएंगे तो बैंक से लोन बहुत मुश्किल से मिलेगा, किसी प्राइवेट एनबीएफसी से लेंगे तो बहुत ज्यादा महंगी दरों पर मिलेगा। हाँ, और जोखिम तो है ही है। और अगर एक बार आप जोखिम लेके कूद भी गए इस फील्ड में कि चलो कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो बाद में वो फेलियर हो गया तो चारों तरफ आपकी थूथू होगी। ये यहाँ की मानसिकता है। यहाँ पर आप देखो यूपी में या फिर जितने नॉर्थ के स्टेट हैं, ज्यादातर यहाँ पर दूसरे को डिस्करेज करने वाली चीजें ज्यादा हैं। वहीं आप देखो सरकारी नौकरी की, तो एक बार आपने नौकरी पाली तो भैया आपका एक मंथली फिक्स इनकम हो गया। और ऐसा नहीं हो सकता कि भैया इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसा हो रहा है या फिर नेशनल लेवल पे भी हो रहा है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। तनख्वाह आपकी मिलती रहेगी, तो वहां पर सिक्योरिटी है। समझ रहे हैं? चलो, इसके बाद तीसरे रीजन पे चलते हैं। तीसरा है अपर्याप्त संरचनात्मक सुविधाएं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बेहद अभाव है। यूपी में आप देखो तो गिने चुने शहरी हैं जहां पर आप देखोगे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। इसी वजह से ज्यादातर जो यूथ है वो कहाँ? सरकारी नौकरी की तरफ भागता है। अगर आप पूर्वांचल में देख लो तो शायद ही आपको कोई ऐसा शहर दिखे जहां पर इंडस्ट्रीज हैं बढ़िया, और भाई प्राइवेट जॉब्स हैं। प्राइवेट जॉब के साथ अलग समस्याएं हैं। वो समस्याएं कैसी हैं? वो समस्याएं ऐसी हैं कि जो लेबर लॉज हैं वो इस तरीके के नहीं है। ठीक है, वो इंडस्ट्री सपोर्ट करने वाले हैं, ना कि एम्प्लॉयज फेवरेबल है।
इसके अलावा आप देखो तो सड़कें हो गई, बिजली हो गया, पानी, रेलवे, अस्पताल, स्कूल, इंटरनेट, मतलब ज्यादातर चीजें यहाँ पर वर्स्ट लेवल पर ही हैं। ठीक है, मान लो एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई किसान है, ठीक है, अब वो आम की बढ़िया फसल उसने उगाई, लेकिन अब उसके साथ समस्या ये हो जाती है कि भैया शहर तक पहुंचाए कैसे, सड़क कच्ची है, हाँ, ट्रक नहीं पहुंच सकता, वो कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो वो आम ऑब्वियस सी बात है सड़ने लगेंगे, बिजली की समस्या है, प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, इंटरनेट का अभाव है बहुत ज्यादा, हाँ, तो वो ऑनलाइन मार्केटिंग भी नहीं कर सकता, तो मतलब आप देखो तो उसको 10 रुपए का आम जो है लोकल मार्केट में 2 रुपए में जाके बेचना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकम कहाँ से जनरेट होगी, प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ ही नहीं पाएगी, किसान इसीलिए यहाँ पे कर्ज में डूबा रहता है। सो ये बेसिक 3 रीजन है जिसकी वजह से यूपी में जो प्रति व्यक्ति आय है वो निम्न रहती है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय, उसकी मापन और उसके लिए जो अभी तक समितियां बनी हैं उसके संदर्भ में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से चलेंगे और एक एक करके सारी चीज कवर अप करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साल 1949 की, तो भारत सरकार के द्वारा उस समय एक जो है एक राष्ट्रीय आय समिति, इसको जो है गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, और इस समिति में 2 लोग और शामिल थे, एक थे आपके डॉक्टर डी आर गाडगिल और दूसरे थे बी वी के आर बी राव। ठीक है, ये आपको एग्जैक्टली याद रखना है, फैक्चुअल डेटा है। इसके बाद आगे देखें तो स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो राष्ट्रीय आय के अनुमान का जो पहला प्रयास किया गया वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया 1867-68 में। जबकि अगर हम बात करें पहला वैज्ञानिक अनुमान, ये वी के आर वी राव इनके द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेवरल टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, सो इसको यहां पर याद रखिएगा। इसके बाद केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको सीएसओ के नाम से हम जानते हैं, इसका गठन हुआ आपका मई 1991 में। ठीक है, सॉरी 51 में, और ये भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता था। साल 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ इसको मिलाकर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ, इसका गठन किया गया। आपने देखा होगा ज्यादातर चीजें जो है 2014 के बाद बदली गई हैं, जिसमें योजना आयोग भी था उसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया। कितना सफल हुआ है एज एन एस्पिरेंट ऑफ यूपीपीसीएस, आप बहुत अच्छे से उसको देख सकते हैं। ठीक है, मेरे लिहाज से तो टोटल फेलियर ही है। टोटल फेलियर इन सेंस की जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन तो उससे कभी अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। बहुत सारी स्कीम्स जो पुरानी अच्छी खासी चली आ रही थी उनके नाम बदले गए, बट उनसे जो आउटकम आना था वो आउटकम भी नहीं आया, ज्यादातर स्कीम्स फेल हैं। और इसीलिए देखो आज की डेट में जब रुपए की आप कीमत की बात करोगे तो देख लो क्या वैल्यू रह गई और गिरती ही चली जा रही है। और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की जो पोजीशन है वो एक दब्बू टाइप के देश की ही हो चुकी है आज की डेट में। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर एनएसओ इसका गठन किया गया। ठीक है, और जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन कर रहा है। इसके बाद आगे देखें राष्ट्रीय आय लेखांकन, ये एग्जैक्टली है क्या। सो ये एक सरकारी वहीकाता पद्धति है, यानी कि मेथड है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधि को मापती है। आधार वर्ष एक बेंचमार्क होता है जिसके संदर्भ में सकल घरेलू बचत, सकल पूंजी निर्माण जैसे राष्ट्रीय खाते के आंकड़ों की गणना किसी निश्चित वर्ष के लिए की जाती है। वर्तमान में बात करें तो राष्ट्रीय आय का जो मापन के लिए बेस ईयर यूज होता है वो 2011-12 है। समझ गए। चलो इसके बाद आगे बढ़े इससे पहले एक चीज और आपको बता दें, अगर आप ये समरी पीडीएफ लेना चाहें सो 9027281376 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड की जाएगी, बट इकोनॉमिक्स और साइंस की जो घटना चक्र की समरी पीडीएफ है ये उन्हीं लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जो कंप्लीट 6 सब्जेक्ट की समरी पीडीएफ लेंगे। बाकी आप फुल लेंथ कोर्स में भी एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जीडीपी और जीएनआई वृद्धि दर, एग्जैक्टली ये है क्या और क्या कुछ यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो वर्तमान के आंकड़ों पर चलते हैं। सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, कुछ भी इसके अंदर नई चीज नहीं आई है अभी तक। इसके अनुसार सकल राष्ट्रीय आय यानी कि जीएनआई में सर्वाधिक वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में 9.9% दर्ज की गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद वर्ष 1988-89 जिसका आधार वर्ष अगर हम बात करें 2011-12 मतलब ये इसके लिए है। ठीक है, 1988-89 में 9.4 और 1975-76 के लिए यह 9.2 दर्ज है। ठीक है, मतलब इस बेस ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखें।
28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ इसके द्वारा जो राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 के अकॉर्डिंग क्या था कि स्थिर यानी कि 2011-12 की कीमतों पर वर्ष 2024-25 के जो सेकंड एस्टिमेट्स थे उसमें वर्ष 2023-24 के जो फर्स्ट एस्टिमेट्स थे उसके लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5 और 9.2% अनुमानित है। इसके बाद बात करते हैं अप्रैल 2025 में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट की। तो उसमें इंडिया की जीडीपी वृद्धि दर को 2023 के लिए 9.2 दर्ज किया गया। वहीं 2024, 2025 और 2026 के लिए ये क्रमशः 6.4, 6.7 और 6.8 अनुमानित है। ठीक है, मतलब ये फोरकास्टिंग है कि इतनी रहेगी। 2026 और 25 के लिए तो आप जरूर याद रखें 6.7 और 6.8। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है आपका पूंजी निर्माण या फिर आपका कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन इस शब्द का उपयोग किसी विशेष देश के लिए लेखांकन अवधि के दौरान शुद्ध पूंजी संचयन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। विश्व बैंक द्वारा शुद्ध बचत में परिवर्तन का आकलन करके पूंजी निर्माण को मापा जाता है। यदि घरेलू बचत दर बढ़ रही है तो बचतकर्ता अतिरिक्त डॉलर का निवेश कर सकता है तथा स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकता है। यदि पारिवारिक बचतें अधिक हो रही हैं तो देश नकदी अधिशेष की रिपोर्ट जारी कर सकता है जो पूंजी पारिवारिक निर्माण के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अर्थशास्त्रियों ने पूंजी निर्माण को आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। ये पर्टिकुलर पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। तत्कालीन जो योजना आयोग था उस टाइम पर ऊंची उत्पादकता और आय जो है और रोजगार इसके बढ़ते हुए स्तर की वास्तविक पूंजी निर्माण की वृद्धि दर है, ये चीज कही गई है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात की, या फिर चलो इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। बाकी ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, कोई भी दूसरा काम यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि कोई भी मैं आपको कट ऑफ से रिलेटेड न्यूज़, कोई अपकमिंग एग्जामिनेशन, वो कुछ नहीं बताने वाला। यहाँ सिर्फ पढ़ाई होगी, सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, चलिए शुरू फिर आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अगले वीडियो को जो शुरू करेंगे वो हम यही इसी टॉपिक से करेंगे, कैपिटल आउटपुट रेशियो से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।